हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में। तो मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, जिसकी आज क्लास नंबर 4 है। तो हमने पहली 3 कक्षाओं में देखा संख्याओं के बारे में, संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के घनों का योग और सम संख्या, विषम संख्या, इनका योग हमने देखा था। उसके बाद हम इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हम कर रहे थे दशमलव संख्या को परिमेय संख्या बदलना। हमने उसमें कर लिया था शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा वही पिछली क्लास वाला टाइप है। इसमें अब अगला है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को आपको बदलना है दोस्तों परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या में बदलना जैसे कैसे? शांत अशांत आवर्ती दशमलव संख्या एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कोई संख्या है 1.25 पर बार। ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, इसको हमको परिमेय संख्या में बदलना है। इस पर बार का मतलब क्या होता है? जैसे ये है, इसमें अंक 5 की जो पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों, ये अनंत तक हो रही है, अर्थात 5 का जो पुनरावृत्ति है वो अनंत तक जा रहा है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते कर, इसको हम ऐसे डिनोट कर देते। ये हमारी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। जैसे और एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ये है 0.75 पर बार, अर्थात इस संख्या में लगातार 7 5 7 5 इसकी पुनरावृत्ति अनंत तक हो रही है, तो इसे हम ऐसे डिनोट कर देंगे। अब इस संख्या को हम परिमेय संख्या में कैसे बदलें दोस्तों? इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको ये बताता हूँ कैसे करेंगे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, एग्जांपल लीजिए आप 1.43 पर बार, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, इसमें क्या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होगा। 1.43 पर बार करेंगे केवल हम, ठीक है। इसके लिए आपको महत्वपूर्ण कुछ बातें जो याद रखनी है, इसको आप कैसे परिमेय संख्या में बदलेंगे। जैसे सबसे पहले संख्या के दशमलव व बार हटाकर संख्या को जैसा का तैसा ही, यानी कि एज इट इज ही लिख दिया जाता है, ठीक है। इसको हम इधर फॉलो करते हैं। हमने संख्या के दशमलव व बार हटाकर संख्या को एज इट इज ही लिख दिया है दोस्तों। नंबर 2 बात, ठीक है, जिन अंकों पर बार नहीं होता है उन्हें संख्या में से घटा दिया जाता है। जैसे इस संख्या में 1 और 4 पर कोई बार नहीं है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 1 और 4 को इस संख्या में से घटा देंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद जो 2 बातें हैं उनका फॉलो हम इसके नीचे बटा में करेंगे। नंबर 3, दशमलव के दाईं तरफ जिन अंकों पर बार होता है उतने हम 9 लिखेंगे, तथा जिन अंकों पर, जितने अंकों पर बार नहीं होगा उतने हम क्या लिखते हैं दोस्तों, 0 लिखते हैं। ये थी यहाँ तक की बातें। देखिए, दशमलव के दाईं तरफ ये 2 अंक हैं। अब हमने क्या पढ़ा है, दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार होगा उतने हम क्या लिखेंगे, 9। 1 अंक पर बार है, हमने 9 लिख दिया। अब दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर कोई बार नहीं है
उतने हम लिखेंगे दोस्तों शून्य। अब इसको हम सरल कर लेंगे। 9 3 2 ये होगा 129/90। इस संख्या को हमने परिमेय संख्या में बदल लिया है दोस्तों। अब इसको और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यह है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बगैर आप इसको नहीं कर सकते। अगर आपको ये याद है तो आप इसे तुरंत हल कर सकते हैं बिना समय व्यतीत किए। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे आपके पास कोई संख्या है दोस्तों 1.432 पर बार, इसको आपको बदलना है दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में बदली, ये एग्जाम्पल है हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या हमें दी गई है दोस्तों उसके दशमलव व बार हटाकर हम संख्या को वैसा का वैसा ही लिख देंगे। हमने दशमलव व बार हटा दिया है और संख्या को ऐसा का ऐसा ही हमने लिख दिया है। अब आगे हम क्या करेंगे, जितने अंकों पर बार नहीं है उतने अंकों को हम संख्या में से घटाएंगे। इस पर और इस पर बार नहीं है तो इस संख्या को हम इस संख्या में से घटाएंगे दोस्तों। अब हम जो हमने तीसरी और चौथी बात हमको बताई थी, दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार होता है उतने हम 9 लिखते हैं। यहाँ 1 और 2 अंक पर बार है तो हम 2 बार 9 लिखेंगे नीचे। अब चौथी बात और लास्ट, जितने अंकों पर दशमलव के दाईं तरफ बार नहीं होता है उतने हम शून्य लिखते हैं। यहाँ 1 अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं है तो हम लिखेंगे शून्य। इसको आगे देखिए, अब आप इसको घटाएंगे 8 और 1, ये हो गया आपका ये। अब आप इसको चाहे तो और आगे भी हल कर सकते हैं दोस्तों। ये इसको आपने क्या कर लिया, परिमेय संख्या में रूपांतरण। और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे कोई संख्या है 0.75 पर बार, इसको भी आप क्या करना है दोस्तों, परिमेय संख्या में आपको बदलना है। इसको कैसे बदलेंगे देखिए, हमने बताया था आपको जो संख्या आपको दी जाती है उसके दशमलव व बार हटाकर आप संख्या को जैसा का तैसा ही लिख देंगे। हमने भाई संख्या को लिख दिया है जैसा का तैसा। जितने अंकों पर बार नहीं होता है उतने अंक हम संख्या में से घटाते हैं। 7 पर कोई बार नहीं, हम घटा देंगे। अब हम देखते हैं दशमलव के दाईं तरफ केवल 1 अंक पर बार है तो हम कितने 9 लिखेंगे दोस्तों, 1 9। ये हमने इसमें लिख दिया है। अब दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं होता है उतने हम लिखते हैं दोस्तों शून्य। ये हमने शून्य लिख दिया है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 68/90। इसको और सोल्व करेंगे आप तो ये आगे आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। ये आपने इसका अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को आपने परिमेय संख्या में बदलना सीख लिया है। पर ऐसे प्रश्न हम एग्ज़ाम में नहीं आते। एग्ज़ाम में जो आते हैं वो इस प्रकार आते हैं, जैसे आपके पास 0.4 पर बार प्लस 0.7 पर बार प्लस 0.3 पर बार प्लस 0.5 पर बार। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए, मैंने जो आपको बताया था जो संख्याएं हमें दी जाती हैं उनके दशमलव बार हटाकर संख्याओं को ऐसा कैसा हम लिख देते हैं। अब दशमलव के दाईं तरफ इसमें 1 अंक पर बार है तो हम नीचे 1 9 लिखेंगे। उसी प्रकार इसमें है 3/9 और 5/9। आप इधर से 9 एलसीएम ले लीजिए। तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 7 3 10 4 14 और 5 19/9। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। और देखिए कैसे एग्जामों में आते हैं, जैसे आपके पास ये कोई संख्या है एग्जाम्पल आप करिए 4 पर बार 0.92 प्लस 3 पर बार 0.01 प्लस 2 पर बार 0.75 प्लस 3 पर बार चलो आप यहाँ तक ही करिए का मान बताओ। कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या होता है
जैसे देखिए कोई संख्या है आपको 2.75, इसका मतलब होता है अगर संख्या पर पॉइंट या दशमलव से पहले अगर बार लगा है तो इसका मतलब होता है ये संख्या माइनस में है, और दशमलव के बाद वाली संख्या ये दोस्तों प्लस में होगी। इसका ये मतलब होता है, जैसे ये है 4 पर बार 0.735, इसका मतलब है -4 प्लस 0.735 होगा दोस्तों। इसी को आधार रखकर हम ये सवाल करेंगे। देखिए कैसे होगा ये। आपको करना क्या है, जिन पर बार है उनको हम माइनस में लिखेंगे, माइनस प्लस 0.92, फिर अगली है -3 प्लस 0.01, -2 प्लस 0.75, अर्थात जिन संख्याओं पर ऊपर ये बार लगा है उनको हम माइनस लिखते हैं नीचे। 4 और 3 7 और 2 हमारा हो गया है दोस्तों -9। अब आप इनको जोड़िए, 5 और 1 6 और 2 8, 7 और 9 16, ये हो गया हमारा 1.68 प्लस का और 9 माइनस का। अगर आप इसको माइनस करेंगे इसमें कैसे दोस्तों देखिए, अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप देखिए 9 में से आप इधर घटाएंगे कितना 1.68, तो आपको क्या करना होगा, इधर भी दशमलव लगाकर 2 जीरो आप लगा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इधर हासिल लाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा आपका बचेगा 3, और 8 में से आपका 1 जाएगा तो 7, तो आपको क्या होगा, ये होगा -7.32। आप इसको कैसे लिखेंगे, 7 पर बार 0.32। ये इस सवाल का आगे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस संख्या पर दशमलव से पहले बार लगा होता है वह संख्या माइनस से डिनोट करते हैं हम उसको। और देखिए एग्जाम में इस पर कैसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। आपके पास कोई संख्या है दोस्तों, जैसे आप करिए 1.53 पर बार, इसको आपको डिवाइड करना है किससे दोस्तों, 0.17 पर बार, ये है डिवाइड में। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने बताया था संख्या के दशमलव व बार हटाकर हम संख्या को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने अंकों पर बार नहीं है उन्हें उस संख्या में से हम घटाएंगे दोस्तों। अब नीचे दशमलव के दाएं तरफ जितने अंकों पर बार है हम उतने 9 लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ ख़त्म। उसके बाद आप क्या करें, इसको भी संख्या को ऐसा कैसा, दशमलव के दाएं तरफ जितने अंकों पर बार है उतने 9, जितने अंकों पर बार नहीं है उतने हम लिख देंगे 0। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये होगा 152/99। अगर आप इसको भाग के चिन्ह को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये संख्याएं हमारी उलट जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व करिए। 3 से जाएगा, ये 9 से कर जाएगा, और ये 10 बार। ठीक है, ये आएगा हमारा 1520/187। ठीक है, ये हमने इसका परिमेय संख्या में रूपांतरण कर लिया है। अब ये यहाँ पर ख़त्म होता है दोस्तों। अब अगला टाइप है हमारा गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। गुणनखंड आधारित प्रश्न एग्जाम में विभिन्न प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। जैसे ये कोई संख्या है 1200, इसका आपको भाज्य गुणनखंड निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। ऐसे 2 से फिर डिवाइड करेंगे 75, फिर इसको 3 से 25, फिर 5 से, और फिर 5 से। इसको हम तब तक करते हैं जब तक हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाता, लेकिन एग्ज़ाम में ये हमसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता किसी भी एग्ज़ाम में। इस पर आधारित प्रश्न आपसे कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके पास है एग्जाम्पल 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है दोस्तों, 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाता है, ना कि गुणनखंड। ये एग्जाम आपसे रेलवे,
SSC, दिल्ली पुलिस, इसमें ये सेम इसी प्रकार से पूछा जाता है, संख्याएं अलग होती है, कॉन्सेप्ट यही होगा जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसको आपको करने के लिए क्या करना होगा, 24 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। कैसे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। आप इसके ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इसके टुकड़े कर लेंगे। इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ये आपने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये तो आपने इसका शॉर्ट फॉर्म किया है। अब आप इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करेंगे, जो संख्या का गुणनखंड करने के बाद जो पावर होती हैं उनको आप ऐड करेंगे। यहाँ जैसे पावर है 3 और ये है 1, आप इसको ऐड कर देंगे, यह आएगा 4। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है दोस्तों 4। ठीक है, ऐसे एक पूछा जाता है। दूसरा प्रकार आपसे ये पूछा जाता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये है आपके पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब हमें जो पावर दी जाती है उनमें आपको एक ऐड करना है। जैसे 3 है, इसमें आप एक ऐड करेंगे, और 1 है ये पावर, इसमें आप एक ऐड करेंगे। पावर चाहे कुछ भी हो, जितनी पावर होती है उसमें आपको ओनली फॉर एक ऐड करना है और पावर को आपस में गुणा कर देना है। 4 और 2, यह आ गए आपके 8 कुल गुणनखंडों की संख्या। जैसे अगर ये कुछ और होता, जैसे 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8 होता दोस्तों, 8। ठीक है, तो आप क्या करते, 7 में एक ऐड करते 8 और 8 में एक ऐड करते 9, तो आपका आता 72। ठीक है, इसी प्रकार जो भी पावर दी जाती है उसमें आपको केवल और केवल एक ऐड करना है। तीसरा टाइप आपसे इसमें ये पूछा जाता है, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। सम गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए जैसे आपके पास है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, तो ये जो सम संख्या है 2 की पावर 3, तो आप इसमें से 1 2 कॉमन ले लेंगे। यह आपने 1 2 कॉमन ले लिया है। उसके बाद आपके पास बचेगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब ये जो कॉमन लेने के बाद जो पावर बचती है उनमें आपको फिर से एक ऐड करना है। 2 में एक आप ऐड करेंगे 3, और 1 में आप ऐड करेंगे 2, तो आपका ये आएगा सम गुणनखंडों की संख्या। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे इसमें एक और ये पूछा जाता है, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है दोस्तों, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। विषम के लिए आपको कुछ नहीं करना, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इसमें पूरी जो सम संख्या होती है पावर सहित उसको आप नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ देंगे। बाकी जो बची विषम संख्या है उनको आप लिखेंगे और उनकी पावर में आप एक ऐड कर देंगे। जैसे 3 की पावर 1 में आप एक ऐड करेंगे 2। ये है आपके विषम गुणनखंड, ये है आपके सम गुणनखंड। 6 और 2 8, और यही है आपके कुल गुणनखंडों की संख्या, सम और विषम। इसी को मैं आपको एक और पूछा जाता है, इसमें गुणनखंडों का योग बताओ। ठीक है, तो आप इसको 24 को कैसे लिख देंगे, आपने लिखा था भी इसको 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब आपसे पूछा जाता है गुणनखंडों का योग। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे इसमें पावर दी है 2 की पावर 3, तो आप योग निकालने के लिए पावर को आप क्या करेंगे, जैसे ये है पावर 2 की पावर 3, तो आप इसको ऐसे करेंगे जैसे 0 से स्टार्ट करना है और आपको 3 तक जाना है पावरों को ऐड करते हुए, ऐसा लिख देंगे। जैसे आपके पास होती 5 की पावर 4, तो आप कैसे लिखते, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। ऐसे जितनी पावर होती है उसको 0 से स्टार्ट करना है और आपको जहाँ तक पावर होती है वहाँ तक ही आपको लिखना है। चलते हैं हम हमारे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, आपके पास है 2 की पावर 3, आप करेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3। ठीक है,
अगला है हमारा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। ये जो पावर होती है इसको आपको संख्या के ऊपर, जैसे 3 है तो 0 से लेकर आपको 3 तक इसको लिखना है, ठीक है। अब किसी भी संख्या पे 0 का मतलब 1 ही होता है, ये आपको पता होगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 4 का 2 का मतलब 4 और 3 8, ठीक है। ये 1 हो जाएगा और ये दोस्तों 3। 8 2 10 4 14 और 1 15 इंटू 3 और 1 4। तो आपके गुणनखंडों का कुल योग है 60, ठीक है। ये था जो 5 टाइप आपसे इसी प्रश्न में अलग अलग पूछे जाते हैं। ये पाँचों कभी एक साथ नहीं पूछे जाते, अलग अलग पूछे जाते हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से और बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये है, अब आपको ये सेम काम 120 के लिए करना है। 120 को आप कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे साइड में लिख कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करना है 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। इनकी पावर अगर आप 1 लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, अब आपको निकालना है नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, इसके लिए मैंने आपको बताया था जो पावर होती हैं संख्याओं की उनको आप ऐड कर दीजिए। ये आपका आ गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। नंबर 2 पे आपको लिखना है क्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना है, जो पावर हमें दी गई होती है, जैसे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1, इसके लिए आपको जो पावर दी जाती है उनमें आपको 1 ऐड करना है और पावरों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 है तो 3 में आप 1 ऐड करेंगे 4, यहाँ पावर 1 है इसमें 1 ऐड करेंगे 2, यहाँ पावर 1 है इसमें 1 ऐड करेंगे 2, ठीक है। अब आप इनको क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या के लिए पावर को 1 ऐड कर आपको इनको जोड़ना नहीं है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है। आपका ये आएगा 8 दूना 16। ये आपके कुल गुणनखंडों की संख्या है और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई 5। तीसरा पूछा जाता है इसमें आपसे सम गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों, सम गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने आपको बताया था, इसमें से जो संख्या है, जैसे 2 की पावर 3 है, आप इसमें से 1 2 कॉमन लेंगे, बाकी बची हुई संख्याओं की पावरों में आप 1 ऐड करके उनको जोड़ देंगे। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, आप इसमें से 1 2 की पावर कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। एक मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी 1 लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गई 2 की पावर 3 इंटू, ये हो गई 2 की पावर, इसमें आप 1 ऐड करेंगे 3, इसमें 1 ऐड करेंगे 2 और इसमें 1 ऐड करेंगे 2, यह आएगा आपका 12। ये सम गुणनखंड है। इसके बाद आपको क्या करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या। नंबर 4, विषम गुणनखंडों की संख्या। इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे आपके पास है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये इंटू है, ठीक है। अब आपको जो विषम के लिए आपको सम हटा देना है और जैसे जो पावर होती है उनमें 1 ऐड करना है। 2 इंटू 2 4। ये आपके कुल गुणनखंडों की संख्या 16, जिसमें से 12 सम और 4 विषम गुणनखंड है। इनका योग दोस्तों टोटल 16, जो कि हमारे कुल गुणनखंड है टोटल, ठीक है। अब इसमें से आपसे लास्ट पूछा जाता है नंबर 5, गुणनखंडों का योग, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, जो हमें पावर दी जाती है उसको आप 0 से लिखकर पावर जहाँ तक जाती है वहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो ये है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अगली संख्या है 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1,
अगली संख्या है हमारी 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, ये 5 है। ठीक है, अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है। 0 का मतलब 1, ये 2, ये 4 और ये 8, ये हो जाएगा 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5। आप कर देंगे दोस्तों 8 2 10 4 14 और 1 15 इंटू 4 इंटू 6, 15 चौके 60 और 6 6 36। तो कुल गुणनखंडों का योग आ गया 360। ये कॉन्सेप्ट था हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग और कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब आप इसमें से जो भी आपसे पूछा जाए आप उसको निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको और ये एग्ज़ाम में किस तरह से इसी का हम आगे दोस्तों एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे आपके पास है 15 की पावर 4 इंटू 17 की पावर 5 इंटू आप लिखेंगे इसको 18 की पावर 4। इस एग्जांपल में आपको निकालना है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों? जो पावर है संख्या की उसको आपको ऐड करना है, जो कि मैंने आपको पहले 2 एग्जाम्पलों में बताया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको इसको टुकड़े करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। आप लिखेंगे 15 को 3 इंटू 5 की पावर 4 लिख सकते हैं हम। 17 को आप 17 ही लिखेंगे। 18 को आप लिख सकते हैं 2 तिया 6 तिया 18 की पावर 4। अब आप क्या कर सकते हैं, जो ये पावर होती हैं अभाज्य गुणनखंड के लिए हम उनको ऐड करके ही निकाल दें। लेकिन यहाँ संख्याएं हैं दोस्तों 2, यहाँ एक संख्या है और यहाँ संख्याएं हैं दोस्तों 3। तो आपको क्या करना है, जितनी संख्याएं होती हैं उनको काउंट करके जो हमें पावर दी जाती है, जैसे यहाँ पावर 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 4, तो इस संख्याओं की संख्या को पावर से आप गुणा करेंगे। इस पावर से आप गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, इस पावर को आप इससे गुणा कर देंगे कि क्योंकि ये जो 4 है ये इसकी पावर भी है, इसकी पावर भी है और इसकी पावर भी है। यानी कि पावर कितनी बार रिपीट हो रही है दोस्तों? 3 बार। यहाँ पावर 1 बार रिपीट हो रही है और यहाँ पावर 2 बार होगी। तो आप इसको लिख देंगे 4 दूनी 8 प्लस 5 प्लस 12, 12 8 20 और 5। आपका ये आ जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्तों। ठीक है, अब एक और पैटर्न होता है इसमें, ये तो आपने निकाल लिया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे अब इसका एक एग्जांपल और है दोस्तों। जैसे आपसे पूछा जाए कैसे 5 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 6 इंटू और आपसे पूछा जाए 7 की पावर 4। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि उन गुणनखंडों की संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हों। अब आपको इसके उन गुणनखंडों की संख्या बतानी है दोस्तों जो क्या है? पूर्ण वर्ग। उनके लिए आपको क्या करना है, ये जो पावर दी गई होती है, जैसे 7 है 6 है 4 है, इस पावर में आप 2 का भाग देंगे और भागफल लिखेंगे। जैसे इसमें आपने 2 का भाग दिया, भागफल आया हमारा 3। इसमें आपने 2 का भाग दिया, भागफल आया हमारा 3। इसमें आपने 2 का भाग दिया, भागफल आया 2। भागफल लिखेंगे। अब हमने इनमें भाग देने के बाद भागफल लिख लिया है, उसके बाद भागफल में 1 ऐड करेंगे और इन्हें आपस में गुणा कर देंगे। 3 में 1 ऐड करेंगे 4, इसमें 4 और इसमें 1 ऐड करेंगे 3। 4 चौका 16 3 48। ये ऐसे गुणनखंड हैं इसके जो पूर्ण वर्ग हैं दोस्तों। ठीक है, ये नोट लगा के आप लिख सकते हैं। जैसे क्या करना है, सबसे पहले पावर में 2 से भाग देना है और क्या कर रहा है, भागफल हमें लिखना है। ठीक है,
पावर में आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 का भाग देंगे और हम भागफल लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमने ये यहाँ पर भागफल लिख दिया है। उसके बाद अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, भागफल में 1 जोड़ते हैं और गुणा करते हैं। जैसे ये भागफल हमारे आए 3, 3 और 2, इसमें आपने क्या ऐड किया दोस्तों, +1, इसमें आपने +1 और इसमें आपने +1 ऐड कर दिया और इनको आपने गुणा कर दिया। ये आप निकाल सकते हैं गुणनखंडों की संख्या जो कैसे हैं, पूर्ण वर्ग। तो आज की क्लास में हमने देखा समगुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तथा साथ ही हमने देखा गुणनखंडों का योग। और ये है पूर्ण गुणनखंडों की संख्या, जो पूर्ण वर्ग हैं उन गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।